हेलो बच्चों, तो अपन ने 8 तक के न्यूमेरिकल कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और अब बचा हुआ जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो अपन कर लेते हैं आज। होपफुली अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो काम करते हैं। क्वेश्चन 8वें नंबर का, सॉरी 9वें नंबर का, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन, ओके ऑलराइट। तो हमें क्या बोल रहा है वो देखिए। समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। चलो दो चालक गोले, एक की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2, लेकिन दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होने का मतलब ये नहीं कि दोनों का आवेश समान होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तुमने बोला एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर Q2। अब बोल रहे हैं कि विभव का अनुपात ज्ञात करो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिग्मा और आवेश में कैसे काम करते हैं। तो हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल R1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर Q2 को लिखा जाता तो क्या होता, सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। बेसिक कॉन्सेप्ट था। विभवों का अनुपात देखो क्या होगा। तो हमने बोला कि V1 बटा क्या पूछ रहा है वो, V2 पूछ रहा है। तो हमने लिखा कि इसका आवेश Q1, इसकी त्रिज्या R1, डन। फिर इसके लिए K आवेश Q2 और इसकी त्रिज्या R2। चलिए K से K तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q1 का मान देखो कितना होना चाहिए, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। और यहाँ पर देखो सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, R2। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। आप देखोगे तो एक R1 से ये R1 भी कैंसिल, ये R2 से एक R2 भी कैंसिल। ऊपर सिर्फ और सिर्फ R1, नीचे सिर्फ और सिर्फ R2। क्या हो जाएगा, R1 बटा R2। आपको पता चलेगा कि विभवों का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के क्या है बच्चों, तुल्य है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए R1 बटा R2 होना चाहिए, ए ऑप्शन है। बस उसे सही कर लीजिएगा। आपको कैपिटल R1 बटा कैपिटल R2 लिखना पड़ेगा, वो गलत दिया हुआ है। स्मॉल r1 तो कहीं क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट 10वां, एक विद्युत क्षेत्र का विभव फलन। ऑल राइट, विभव फलन V दिया हुआ है। याद आ रहा है क्या, विभव फलन दिया होता है और विद्युत क्षेत्र पूछता है। किए थे ना सवाल, वही पैटर्न है। कुछ एक सवाल मैंने आपको करने को कहा था, भगवान जाने आपने किए नहीं किए। किए थे नहीं किए थे, अरे वो तो उदाहरण ही थे बच्चों। चलो देखो, तो विभव फलन दे रखा है कितना भाई, v इक्वल्स टू माइनस का 5x प्लस का 3y और प्लस का रूट 15z। ऑलराइट, ओके से परिभाषित है। बोल रहा है कि बिंदु x, y, z पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा ही मात्रक में ज्ञात करो। ज्ञात कर लेंगे, हमारा क्या है, क्वेश्चन तो करना ही है। चलो तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा बच्चों, देखो x, y और z दोनों में है ना, तो पहले तो डेल v अपॉन डेल x निकालो, ठीक है। फिर डेल v अपॉन डेल y और फिर डेल v अपॉन डेल z। तो मैं बोल रहा हूँ पहले डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे। डेल v अपॉन डेल x काम किया तो क्या होगा, देखो इसमें तो x है ही नहीं, तो इनका अवकलन करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। चलिए तो सिर्फ और सिर्फ अवकलन किसका होना चाहिए, माइनस के 5x का। माइनस के 5 को तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पे देखो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा क्या। ऐसे ही अगर डेल वी अपॉन डेल वाई निकालोगे तो देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। x और z इन दोनों का तो विभव शून्य हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका, सॉरी इन दोनों का तो अवकलन शून्य हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 3y जो है इसको यूटिलाइज करना है। तो हमने लिखा डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पर लिखा क्या बच्चों 3y। 3 तो बाहर निकाल लो, डेल वाई अपॉन डेल वाई होगा, कितना हो जाएगा 3। फिर डेल बी अपॉन डेल जेड क्या होगा, डेल अपॉन डेल जेड। देखो जेड यही फलन काम में आएगा, इसको हटा दो तो रूट 15z है, रूट 15z, रूट 15 हो जाएगा क्या। अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो कुल मिलाकर के हमारे पास में क्या रहा वो समझने वाली बात है। तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र E सदिश बराबर था माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। यही तो है। चलिए अब इसके बाद में देखो क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का 5 आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई 3 जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड रूट 15 के कैप। पता चल गया क्या, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस का 15 के कैप। आ गया क्या आंसर? किसमें? वोल्ट पर मीटर में। ओके, नहीं आया आंसर? क्यों नहीं आया? परिमाण पूछ रहा है, परिमाण देख लो भाई क्या होगा, आई कैप के गुणक का वर्ग 25 प्लस जे कैप के गुणक का वर्ग, जे कैप के गुणक का वर्ग ओके 9 प्लस के कैप के गुणक का वर्ग माइनस के रूट 15 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 15 होगा। चलिए तो जोड़ते हैं, 25 25 और 5 30 10 30 10 40 और ये तो 39 हो गया। तो रूट 39 और रूट 39 का मान कितना होता है? 7। तो ई विद्युत क्षेत्र ई का मान आ रहा है 7 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर गुलाम। 7 दे ऑप्शन मिल गया। ठीक है, पता चल जाएगा आपको, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, नहीं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप कर सकते हैं बच्चों। ओके ऑलराइट, 11वें सवाल के ऊपर चलें। 11वां सवाल पढ़ लीजिए आप इतनी देर में। ऑलराइट 11वां। ओके क्या बोल रहा है, एक एकांक आवेश को एक एकांक आवेश को q आवेश से r दूरी पर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, q आवेश के चारों ओर वृत्ताकार पथ r त्रिज्या का मान लो, इस r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर किसी एकांक आवेश को ऐसे घुमाया जा रहा है, इसी सतह पर घुमाया जा रहा है। चलो तब किया गया कार्य क्या होगा बताओ भाई, ऐसे घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? चलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यहां से लेकर यहां तक लेकर के आ रहे घुमाते हुए, ए से लेकर बी तक। ठीक, तो किया गया कार्य क्या होगा? Q इंटू वी ए बी, ए से लेकर बी तक लाने में किया गया कार्य यही तो होता है, क्यू भी होता है, विभवांतर आएगा। अब गौर करो, जितना विभव ए पर है कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, उतना का उतना विभव तो बी पर भी है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होगा नहीं होगा? दूरी तो उतनी ही है ना। तो विभवांतर कितना? 0। विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य कितना? 0। ठीक है, और ये बात और ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है बच्चों? एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र में एक वृत्तीय पथ पूरा करने में किया गया कार्य सदैव 0 होता है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखना। चलिए तो ये 11वां हो गया। 12वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है या फिर 0 हो जाती है? बताओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लेकर के आ रहे हैं, एक माइनस का आवेश को दूसरे माइनस के आवेश की ओर लेकर के आ रहे हैं। मेरे को ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन स्वतः ही इसके पास में चला जाएगा या फिर किसी बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ेगा? हाँ, या स्वतः ही चला जाएगा यहाँ की ओर? सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये स्वतः ही यहाँ पर नहीं आएगा, कोई बाह्य स्रोत को क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखना, जब बाह्य कार्य करना पड़ता है उस केस में ऊर्जा बढ़ती है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। और वैसे भी अगर ऊर्जा का मान प्लस का आ रहा है, जैसे किया गया कार्य तो ऊर्जा होती थी, है ना, यही तो लिखते थे। तो दो आवेशों में के Q1 Q2, सॉरी कुछ ज्यादा ही गंदा लिख रहा हूं मैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ऐसा ही होता था। अगर इसका मान धनात्मक आ रहा है तो ये समझ जाइएगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है बच्चों? घट रही है। माइनस के आवेश को माइनस के आवेश से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू प्लस की मिलेगी आपको।
बात समझ में आई? इसलिए हमने बोला कि स्थिर ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। डन, ऑल राइट। 13वां सवाल देखिए, 13वां सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो क्या बोल रहा है, 1000 छोटी छोटी पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है, प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनानी है। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद की विभव की तुलना में निम्न गुना होगा। अधिक को हटा दो, कितना गुना होगा उस हिसाब से सवाल है। चलिए क्या बोल रहा है, 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर के क्या बना रहा है, एक बड़ी बूंद बना रहा है। छोटी बूंद का उसने त्रिज्या दे रखी है स्मॉल r, और छोटी बूंद के ऊपर आवेश दे रखा है स्मॉल q। तो ये समझिए पहला लॉजिक, अगर मेरे को बड़ी बूंद जो बन रही है उस पर विभव निकालना है तो हम बोलेंगे कि बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q डिवाइडेड बाय बड़ी बूंद की त्रिज्या। क्या मेरे को ये त्रिज्या पता है, क्या मेरे को ये आवेश पता है, ये है सवाल अभी तो हमने बोला कि नहीं भाई, बड़ी बूंद के लिए अभी तो आवेश भी नहीं पता है, त्रिज्या भी नहीं पता। चलो आवेश तो निकाल लेंगे, हम बोलेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का आवेश संरक्षण का नियम लगाओ। तो जितनी छोटी बूंदों का आवेश था उतना को उतना उस बड़ी बूंद का आवेश होगा। अब देखो छोटी बूंद का आवेश वो बोल रहा है स्मॉल q, तो एक छोटी बूंद का स्मॉल q है, तो 1000 छोटी बूंदों का आवेश कितना हो जाएगा, 1000 q होगा नहीं होगा। तो हमें इतना तो पता है कि कैपिटल Q कहाँ से आएगा, कैपिटल R कहाँ से आएगा। तो ये तो बच्चों 7 या 9वीं 10वीं पढ़ी है अपन ने, क्या भाई करते थे ना वो 10वीं के अंदर सवाल आया करते थे, तो हम बोलते थे कि एक चीज का आयतन दूसरी चीज के आयतन के बराबर होना चाहिए। जब एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का क्या होता है, आयतन बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि बड़ी बूंद का आयतन, ये आयतन के लिए भी यूज कर रहा हूँ, बिगर ड्रॉप का आयतन बराबर होना चाहिए छोटी ड्रॉप के आयतन के, ये बात ध्यान में रखना। और अगर v से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर आयतन लिख लो, आयतन बड़ी बूंद का और आयतन 1000 छोटी बूंदों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई और उसकी त्रिज्या कैपिटल R3। छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई और उसकी त्रिज्या स्मॉल r और उसका क्यूब, और गुणा होगा कितनी छोटी बूंदें हैं, 1000। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, कैपिटल R क्यूब बराबर क्या हो गया बच्चों, 1000 R क्यूब। अगर मैं इसे सही लिखूं तो 10R गुणा 10R गुणा 10R लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 10R का क्यूब आएगा नहीं आएगा, मैथमेटिक्स सही थी तो आपकी। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 10R आएगा। 3 बार लिखा हुआ है, एक बार ही लिखना है हमें तो पता चल गया। चलिए तो हमने बोला, समझना इस चीज को कि छोटी बूंद का आयतन पहले पता लगाओ कि एक छोटी बूंद का आयतन कितना होगा। तो मैं लिखा छोटी बूंद का विभव कितना होगा, एक छोटी बूंद का विभव, तो समझिए कि एक छोटी बूंद का आवेश और उसी छोटी बूंद की त्रिज्या इतना। बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, तो हमने बोला कि बड़ी बूंद पर आवेश और बड़ी बूंद की त्रिज्या, ठीक है, कि बड़ी बूंद का आवेश कितनी बूंदें थी, 1000 और क्यूब। इसी से तो बताया था मैंने आपको कि जितनी बूंदें हैं तो एक बूंद के आवेश से गुणा कर दो। फिर कैपिटल R का मान कितना है, 10 स्मॉल r, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आया 100 के स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय r। गौर करो ये छोटी बूंद का विभव था, 100 इंटू वीएस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है बड़ी बूंद का विभव 100 छोटी बूंदों के विभव के तुल्य है। तो कितना गुना, छोटी बूंद के विभव का 100 गुना। ठीक है, आंसर आपको 100 गुना दिख रहा होगा, ब ऑप्शन है भी। ठीक है, ओके। 11वां देखो, 11वें में कोई डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को एक बार की तरीके से देखो, बहुत सिंपल सा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर तो आप लोगों से आ जाना चाहिए। सॉरी 11वां बोल रहा हूँ क्या, मैं गलत ही बोल रहा हूँ ना। 14th क्वेश्चन, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। देखो क्या बोल रहा है, चित्र 3.27 के अनुसार व्यवस्थित आवेशों के कारण एक कूलाम आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य जूल में ज्ञात करो। देखो भाई 40 माइक्रो कूलाम मान लेते हैं, यहां पर बोल रहा है
माइनस का 40 माइक्रोकूलम। ठीक, ऑलराइट। ये क्यू बिंदु, यहां पर कोई बिंदु P, डन। और ये दोनों भुजाएं बराबर है, सोचो इस चीज को, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी इन दोनों त्रिभुजों में। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। त्रिभुज मेरे हिसाब से सर्वांगसम के श्रेणी के अंदर ला सकते थे अगर इन्हें एडजस्ट करे तो, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज आरएचएस के नियम से हम ये काम कर सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, कि राइट एंगल उसके सामने वाला हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड इक्वल है। ठीक है, तो इससे हम कार्य करें तो ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर, डन हो गया। चलिए अब यहाँ पर विभव कितना होगा क्यू बिंदु पर, तुमने बोला क्यू बिंदु पर एक तो प्लस के 40 माइक्रोकूलम के कारण विभव और एक माइनस के 40 माइक्रोकूलम के कारण। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी तो x ही है बच्चों। तो यहाँ पर इसके कारण तो विभव होगा k, q का मान 40 माइक्रोकूलम और दूरी का मान x प्लस का, और इसके कारण विभव कितना होगा, तुमने बोला k माइनस का आवेश था इसलिए माइनस चिन्ह लाएगा ही आएगा माइक्रोकूलम में, डिवाइडेड बाय दूरी x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना है विभव, 0। ठीक है, ऐसा का ऐसा इस बिंदु पर भी विभव निकालो बच्चों, ये भी a दूरी पर, ये भी a दूरी पर, प्लस के आवेश के कारण विभव प्लस का, माइनस के आवेश के कारण विभव माइनस का, यहाँ पर भी विभव कितना है, 0। ये दोनों बिंदु ही शून्य विभव पर स्थित है, ये बात ध्यान में रखो। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना, तो हमने बोला विभवांतर Vp बराबर कितना बच्चों, 0। यही तो है। चलिए किया गया कार्य P से लेकर Q तक क्या होगा, Q इंटू वी पी क्यू, Q का मान तो जो भी हो, VPQ तो 0 है, तो इसका मतलब किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल को पढ़े बच्चों, उम्मीद करता हूं ये जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था 13वां, उसी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता सवाल है। ओके चलिए, तो अब क्या बोल रहा है वो देखो, एक जैसी 64 पारे की गोलियां, प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई गई है, तो छोटी गोली का विभव V ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कितना है, 10 वोल्ट, ऐसा ही बोल रहा है। चलिए तो छोटी बूंद का विभव में पता चल गया अगर पहले वाले सवाल का अपन कंपेयर करें तो, और 64 छोटी बूंदे हैं या 64 पारे की गोलियां हैं, उनसे एक बड़ी गोली बनाई जा रही है, तो अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, 64 गोलियों का आयतन बराबर होना चाहिए बड़ी गोली के आयतन के बराबर। तो हमने बोला कि आयतन, समझना आयतन किसका, बिगर का, किसके बराबर होना चाहिए, आयतन किसके, स्मॉलर के, वो भी कितनी है 64 स्मॉलर के। बिगर के लिए कितना, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, स्मॉलर के लिए कितना 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 64, 4/3 पाई से 4/3 पाई का R क्यूब बराबर क्या हो गया 64 R क्यूब है बच्चों। 64 क्या होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, नहीं 4 गुणा 4 गुणा 4, हाँ सोचो 64 से ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 4 गुणा 4 गुणा 6, 64 हो गया ना, सोचो 64 हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा R R R, चलिए तो R बराबर कितना हो गया 4R आया। तो बड़ी बूंद के लिए मेरे को पता है कि उसकी त्रिज्या कितनी, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा क्यों 64 छोटी बूंदों के आवेशों के बराबर, यही होना चाहिए। चलिए अब ये समझो कि छोटी बूंद पर विभव का फॉर्मूला क्या बनता है, तो हम बोलते हैं कि छोटी बूंद का आवेश और छोटी बूंद की त्रिज्या, ठीक है। तो बड़ी बूंद पर विभव कितना बनता है वो भी देखो, कि बड़ी बूंद का आवेश और बड़ी बूंद की त्रिज्या, ठीक है, कि ऐसा का ऐसा रहने दो। बड़ी बूंद का आवेश, बड़ी बूंद का आवेश कितना 64 क्यूब, और बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी 4R, ये 16 हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16 के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय R, छोटी बूंद के विभव का 16 गुना छोटी बूंद का विभव कितना 10 वोल्ट, तो 16 गुणा 10 कितना आएगा
160 वोल्ट। समझ में आ गया क्या बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? यही पूछा है सवाल में अंततः। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन इसके आंकिक सवाल और हो सका तो मैं उदाहरण भी देखूंगा, उदाहरण जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको करवा दूंगा। अपन ने बहुत सारे आंकिक सवाल इससे पहले अपन ने कर लिए हैं, जहां तक मेरा विचार है 4-5 आंकिक सवाल अपन ने कंप्लीट भी किए हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे बच्चों, लगातार पढ़ाई करो और टेक केयर।